हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 20 जनवरी 2024 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जो सबसे पहली न्यूज़ है यहाँ पर वो है नवग्रह हवन संघ विग्रह के 5 अधिवास पूर्ण हो गए हैं। अरणि मंथन से 2 से 3 मिनट में ही अग्नि प्रकट हो गई, जिसमें लगभग 2 से 3 घंटे लगते हैं, ऐसा बताया गया है। इसमें जिन लकड़ियों का घर्षण करके अग्नि प्रज्वलित की जाती है उसमें काफ़ी समय लगता है, लेकिन इस बार सिर्फ 2 से 3 मिनट में ही अग्नि प्रज्वलित होगी। देखिए यहाँ पर बताया गया है, अरुण दीक्षित ने बताया कि कभी कभी 2 से 3 घंटे लग जाते हैं, लेकिन रामलला की कृपा से 2-3 मिनट में ही अग्नि प्रकट हो गई। अग्नि को कुंड में सुरक्षित किया गया और यज्ञ हवन आरंभ कर दिया गया। मंडप में ही नवग्रह यज्ञ किया गया है, जिसमें एक ग्रह की 1008 आहुतियां इसमें दी गई हैं। जिन लकड़ियों का घर्षण करके अग्नि प्रकट की जाती है वो है शमी और पीपल। तो ये एक पुरानी विधि है जिससे अग्नि प्रकट की जाती है, जिसमें काफ़ी समय लगता था, लेकिन वो जल्द ही प्रकट हो गई। महेश भागचंदका बने प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान के दूसरे यजमान। ये जब राम जन्मभूमि पूजन हो रहा था तो भी ये यजमान बने थे। तो और ये मूर्ति है, कल हमने चैनल पर भी शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपको मूर्ति की पहली झलक दिखाई थी। अगर आपने अब तक नहीं देखा है तो वो शॉर्ट जाकर देख सकते हैं। हालांकि ये पिक अब सोशल मीडिया पे पूरी तरीके से वायरल है और 22 जनवरी को यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी द्वारा पूजा अर्चना की जाएगी और 23 जनवरी से मंदिर सबके लिए ओपन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। भगवान राम के आदर्शों पर चल रही है मेरी सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सोलापुर में प्रधानमंत्री ने कहा कि 22 जनवरी को घरों में करें दीपदान। प्रधानमंत्री आवास योजना में अर्बन के जो घरों का उद्घाटन किया गया, उनके द्वारा 8 अमृत परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी गई है और कहा कि मेरी सरकार गरीबों को समर्पित है, ऐसी योजनाएं लागू की हैं जिससे उनका जीवन बदल सके। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी जो है उसके तहत जो महाराष्ट्र में 90,000 से ज़्यादा घरों को पूर्ण किया जा चुका है, उसके उद्घाटन के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमारे देश में लंबे समय तक गरीबी हटाओ के नारे लगते रहे हैं, लेकिन गरीबी नहीं हटी। गरीबों के नाम पर कई योजनाएं चलाई जाती रहीं, लेकिन उसका लाभ गरीबों को नहीं मिलता था। बिचौलिए उनके हक का पैसा खा जाते थे। 2014 में मेरी सरकार बनते ही मैंने कहा था कि मेरी सरकार गरीबों को समर्पित है और हमने ऐसा करके दिखाया है। आज जितनी भी योजनाएं भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं उसका डायरेक्ट डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर लोगों के अकाउंट में हो रहा है और बिचौलियों की जो मध्यस्थता होती थी वो समाप्त हो गई है। अब जितना जिसको पैसा मिलना चाहिए वो उनके हक में उनके अकाउंट में जा रहा है और उनकी जो स्थिति है पहले से सुधरी है। यही कारण है कि जो आंकड़े आए हैं कि 9 साल में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकल आए हैं। ये आंकड़े और बढ़ते जाएंगे। जब हमारी सरकार अगले 5 साल पूरा करेगी तो इस आंकड़े को हम और 10 यानी 35 करोड़ तक ले जाने की उम्मीद रखते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। अयोध्या पर हमले का षड्यंत्र विफल, 3 इसमें लोग गिरफ्तार किए गए हैं। देखिए, श्री राम के विग्रह का प्राण प्रतिष्ठा समारोह था इनका निशाना। 3 कारों में श्री राम का झंडा लगाकर पहुंचे थे और श्रद्धालु बनकर रेकी कर रहे थे। खालिस्तान समर्थक रच रहे थे षड्यंत्र। एटीएस ने समय रहते इनको पकड़ लिया है। जो 22 जनवरी को रामलला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दौरान हमले का जो षड्यंत्र रचा जा रहा था, उत्तर प्रदेश एटीएस द्वारा और कुछ अन्य सुरक्षा एजेंसियों द्वारा उसको विफल कर दिया गया है। इसमें 3 संदिग्ध पकड़े गए हैं। वे प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दौरान हमला करने की योजना बना रहे थे। वो 3 स्कॉर्पियो, सफ़ेद स्कॉर्पियो में आए थे और श्रद्धालु बनकर अयोध्या में रेकी कर रहे थे। ये जो है वो संगठन है इनका SFG, सिख फॉर जस्टिस, जो खालिस्तान समर्थक रहा है। और राजस्थान के अजीत कुमार शर्मा व प्रदीप पुनिया को इसमें गिरफ्तार किया गया है। इनको विदेशों से फंडिंग हो रही थी और इनको एक ऑर्डर मिला था कि आपको इस जो ये आंदोलन चल रहा है, ये जो प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, इसको टारगेट करना है। लेकिन इनकी गिरफ्तारी हो गई है और ये खतरा अब टल गया है। इस समय पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से सख्त है। कोई भी
जरा सी भी गलती होने की गुंजाइश नहीं है, प्रशासन को निर्देश दे दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी कांग्रेस को 1 करोड़ रुपए जमा करने का दिया है निर्देश। मामला है 1981 से 89 के बीच उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम की बसों का सार्वजनिक राजनीतिक उद्देश्य से उपयोग किए जाने का मामला है। कांग्रेस कमेटी को सशर्त राहत दी गई है। मामला तो 2.66 करोड़ का है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि अगर 1 करोड़ रुपए की राशि जमा कर दी जाती है तो इसमें राहत मिल जाएगी। जब मामला जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ के समक्ष सुनवाई पर आया तो याचिकाकर्ता उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील सलमान खुर्शीद ने हाईकोर्ट के पैसे के भुगतान के आदेश का विरोध किया। खुर्शीद ने कहा कि जब हाईकोर्ट ने आदेश में यह माना है कि उत्तर प्रदेश पब्लिक मनी रिकवरी एंड ड्यूज एक्ट 1972 के तहत रिकवरी नहीं हो सकती है, इसके बावजूद पैसा देने का आदेश दिया गया है। इन दलीलों पर पीठ ने पूछा कि क्या राजनीतिक दल बिना पैसे दिए रैलियों में सार्वजनिक वाहनों का उपयोग कर सकते हैं, तो सलमान खुर्शीद ने कहा कि नहीं, निश्चित तौर पर नहीं कर सकते हैं। इस केस में उनका कहना है कि यह तय होना चाहिए कि किस हद तक सरकार की जिम्मेदारी बनेगी कि वह किस हद तक राजनीतिक दल है और किस तरीके से वो सार्वजनिक परिवहन का यूज अपने यानी कि राजनीतिक दल के लिए कर सकता है। अगर ये 1 करोड़ की राशि जमा कर देते हैं तो इन्हें 2.66 करोड़ की रिकवरी के आदेश पर अंतरिम रोक लग जाएगी। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। अगले साल होने वाली बोर्ड जो परीक्षाएं हैं उसमें छात्रों को 2 मौके मिलेंगे। ये भी बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और ये सब कुछ हो रहा है NEP के तहत, यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत हो रहा है। दोनों परीक्षाओं में से जिसमें अच्छे अंक होंगे वे माना जाएगा अंतिम। शिक्षा मंत्रालय ने इस संबंध में CBSE को दे दिए हैं निर्देश। छात्र दोनों परीक्षाओं में शामिल होने या दोनों में से किसी एक परीक्षा में शामिल होने का विकल्प चुन सकेंगे। परीक्षा इंजीनियरिंग में प्रवेश के लिए होने वाली JEE यानी कि ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम मेन परीक्षा की तर्ज पर होगा। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी NEP में बोर्ड परीक्षाओं को लेकर यह सिफारिश की गई है और इसमें आगे ये बताया गया है कि जो इस साल एडमिशन होंगे यानी वो 2025 में होने वाली बोर्ड परीक्षाओं में उन्हें ये 2 मौके मिलेंगे। खास बात यह है कि दोनों ही परीक्षाएं थोड़े अंतराल पर होंगी। छात्र दोनों परीक्षाओं में शामिल होने या दोनों में से किसी एक परीक्षा में शामिल होने का विकल्प चुन सकते हैं। यह परीक्षा इंजीनियरिंग में दाखिले के लिए होने वाली JEE मेन परीक्षा की तर्ज पर होगी। इसमें उस परीक्षा के अंकों को ही अंतिम माना जाएगा जिसमें छात्र ने अच्छा प्रदर्शन किया होगा, बेहतर प्रदर्शन किया होगा। बोर्ड परीक्षाओं को लेकर छात्रों के तनाव को खत्म करने के लिए शिक्षा मंत्रालय की ये पहल है और इसे लेकर मंत्रालय ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद यानी CBSE को जरूरी तैयारियों के निर्देश भी दे दिए हैं। इस पहल से बोर्ड परीक्षाओं को लेकर छात्रों का डर भी खत्म हो गया है। NEP में यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में बोर्ड परीक्षाओं को लेकर यह सिफारिश की गई है। नीति के आने के बाद CBSE ने बोर्ड परीक्षाओं को लेकर कई तरीके के सुधार भी किए हैं जिससे जो छात्रों का दबाव है वो कम हो सके। इसमें आगे बताया गया है इन छात्रों को अधिकतम 3 विषयों में फेल होने पर उसी साल फिर से परीक्षा देने का विकल्प दिया था, लेकिन अब बोर्ड की परीक्षाएं 2 बार आयोजित किए जाने से छात्रों को और सहूलियत होगी। अभी तक अगर 3 सब्जेक्ट में अगर आप फेल होते हैं तो आपको उस क्लास में पढ़ना पड़ता था यानी दोबारा पढ़ना होता था, लेकिन अब जब 2 परीक्षाएं होंगी, अगर एक में आप फेल हो जाते हैं दूसरे में पास हो जाते हैं तो आपको पास माना जाएगा, या एक में कम नंबर आते हैं दूसरे में ज्यादा नंबर आते हैं तो ज्यादा नंबर वाले को आपका रिजल्ट माना जाएगा। नेक्स्ट न्यूज है, फिरोजपुर जेल से अधिकारियों की पत्नियों के खाते में भेजे गए थे पैसे। ये इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है, इसको स्किप करेंगे। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। 26 जनवरी तक रोजाना 2 घंटे 25 मिनट के लिए विमानों की आवाजाही पर रोक रहेगी। IGI एयरपोर्ट यानी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट सुबह 10:20 से दोपहर 12:45 तक विमानों के लिए आवागमन के लिए बंद रहेगा। गणतंत्र दिवस की तैयारियों के मद्देनजर ये नियम लागू किए गए हैं और इसमें वायुसेना या फिर सेना के विमानों पर कोई असर नहीं होगा। IGI एयरपोर्ट संचालन से जुड़ी एजेंसी डायल ने नोटम यानी कि नोटिस टू
एयरमैन में कहा है कि 2 घंटे 25 मिनट की अवधि के बीच कोई भी कमर्शियल फ्लाइट यहां ना तो लैंड करेंगी और ना ही उड़ान भरेंगी। इससे पूर्व मंगलवार को नोटम के तहत जारी सूचना में डायल ने कहा था कि 19 जनवरी से 25 जनवरी के बीच विभिन्न एयरलाइंस की नॉन शेड्यूल फ्लाइट सुबह 10 बजे से दोपहर 1:15 बजे तक रुकी रहेंगी। इसमें जो भी तैयारियां चल रही हैं वायुसेना की, करतब दिखाए जाएंगे राजपथ पर, कर्तव्य पथ पर, उसको लेकर ये रोक लगाई गई है। नेक्स्ट न्यूज़ है कि मेट्रो स्टेशन पर सख्ती, यात्रियों की सुरक्षा जांच। देखिए, ज़्यादातर मेट्रो स्टेशन पर शुक्रवार से 3 स्तरीय सुरक्षा जांच की जाएगी। अभी तक 2 स्तरीय सुरक्षा जांच होती है। कई स्टेशनों पर यात्रियों की लाइन लग गई है, इससे परेशानी बढ़ रही है। मेट्रो ने भी एक नोट जारी करके बोला है कि आप घर से अगर निकलिए तो कम से कम आधे घंटे 30 मिनट से 45 मिनट का अतिरिक्त समय लेकर निकलें, क्योंकि आपको ये परेशानी 26 जनवरी तक देखने को मिल सकती है। अभी तक 2 स्तर की जांच होती थी आप जब जाते थे, लेकिन अब जो सीआईएसएफ के जवान हैं वो गेट, जो मेट्रो की एंट्री गेट होती है वहीं पर ही, मेट्रो स्टेशन की जो एंट्री गेट होती है वहीं पर ही, वहाँ से ही आपकी जांच यानी सुरक्षा जांच करने लगेंगे। तो ये 3 स्तर की जांच होगी और समय लेकर ही जाइएगा अगर जाते हैं तो। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। अवमानना मामले में वकील को 6 महीने की सजा देना उचित, सुप्रीम कोर्ट। देखिए, दिल्ली हाई कोर्ट ने कई न्यायाधीशों पर निंदनीय और आधारहीन आरोप लगाने पर दी थी सजा और शीर्ष कोर्ट के आदेश पर वकील ने वाद में लिखित मांग ली थी कि जो संबंधित जजों से माफ़ी मांग ली थी, लिखित तौर पर माफ़ी मांग ली थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको कैंसिल करके ये बोला कि 6 महीने का सजा देना उचित है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा अवमानना के एक मामले में वकील को 6 महीने की सजा सुनाए जाने को उचित करार दिया है। और वकील की ओर से पेश अधिवक्ता विभा दत्ता मखीजा ने पीठ को बताया कि अवमाननाकर्ता ने सभी संबंधित न्यायाधीशों के समक्ष लिखित रूप से माफी मांगी है और न्यायाधीशों और न्यायपालिका के खिलाफ अपनी आपत्तिजनक टिप्पणियां भी वापस ले ली हैं। इस पर पीठ ने कहा कि हमारा मानना है कि दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश उचित है, हालांकि बाद के घटनाक्रम को ध्यान में रखते हुए हम सजा को पहले ही पूरी कर चुकी अवधि से तक कम कर देंगे। तो ये बात भी सच है कि अगर न्यायाधीशों की कोई अवमानना करता है, उन्हें अगर कुछ बोला जाता है तो ये न्यायिक प्रक्रिया के लिए उचित नहीं है, तो इसमें सजा तो मिलनी ही चाहिए थी। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। सिर्फ धर्म परिवर्तन से वैध नहीं हो जाती शादी, हाईकोर्ट। देखिए, ये एक मामला है दुष्कर्म का। इसमें ये बताया गया कि एक व्यक्ति था और एक महिला। तो जो महिला थी उनके पति और ये पुरुष मित्र थे। पति की मृत्यु हो गई और ये जो पुरुष हैं ये महिला के साथ रहने लगे, साथ में लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे। उसके बाद क्या हुआ कि शादी से इनकार किया पुरुष ने। जब शादी से इनकार किया जाने लगा तब इन्होंने केस डाला कि मैंने धर्म परिवर्तन भी किया, विवाह भी किया, धर्म परिवर्तन यानी मुस्लिम बनकर मैंने इनसे विवाह भी किया, उसके बावजूद अब शादी नहीं की जा रही है, तो इन पर रेप का केस चलाया जाए। तो तब हाई कोर्ट ने यह आदेश दिया है कि विवाह के लिए धर्म परिवर्तन करने वाले व्यक्ति को जो छूट या सजा दी जानी चाहिए वो कानूनी प्रावधानों के जानकारी के अनुसार ही दी जानी चाहिए। दुष्कर्म व अन्य जो गंभीर आरोप से जुड़ी प्राथमिकी को रद्द करने की याचिका खारिज करते हुए अदालत ने ये टिप्पणी की है। अदालत ने ये कहा था कि जब धर्म परिवर्तन किया जाता है तो उसमें आने वाली कानूनी अड़चनों के बारे में भी जानकारी पता होनी चाहिए, तब शादी को वैध माना जाएगा। इसलिए इससे शादी वैध नहीं हो जाती है कि आपने धर्म परिवर्तन कर लिया और शादी कर ली, आपको उसके कानूनी प्रावधान भी पता होने चाहिए। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। सीमावर्ती क्षेत्र बफर जोन नहीं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। देखिए, उत्तराखंड के जोशीमठ में 7 राज्यों की 6 सड़कों व 29 पुलों का किया लोकार्पण और इन्होंने कहा है कि
सीमांत में रक्षा तैयारी और सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देने वाली हैं ये परियोजनाएं। पूर्व की सरकारों की संकीर्ण मानसिकता के कारण सीमावर्ती क्षेत्रों तक नहीं पहुंच सका है विकास। देखिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि हमारी जो सरकार है सीमावर्ती क्षेत्रों को मुख्य धारा का हिस्सा मानती है, ना कि बफर जोन मानती है। एक समय था जब सीमा पर बुनियादी ढांचे का विकास है उसको महत्व नहीं दिया जाता था। सरकारें इस मानसिकता के साथ काम करती थी कि मैदानी इलाकों में रहने वाले ही मुख्य धारा के लोग हैं। उन्हें चिंता थी कि सीमा पर घटनाक्रम का इस्तेमाल दुश्मन कर सकता है। इसी संकीर्ण मानसिकता के कारण सीमावर्ती क्षेत्रों का विकास नहीं हो सका। अब स्थिति बदल गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं, नेतृत्व में जो सरकार है वो सुरक्षा जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है और हर उस योजना का लाभ उन लोगों तक पहुंचाना चाहती है जो इस क्षेत्र में रहते हैं। उत्तराखंड के चमोली जिले में सीमांत क्षेत्र जोशीमठ स्थित ढाक में वो थे और ये भाषण उन्होंने दिया। उन्होंने चीन सीमा को जोड़ने वाले जोशीमठ मलारी मार्ग पर हाल ही में तैयार ढाक व भापकुंड पुल और सुमना देखिए यहाँ लिखा गया है ढाक व भापकुंड पुल और सुमना रिमखिम मोटर मार्ग बने रिमखिम गॉड पुल समेत 35 विकसित विकास परियोजनाओं का लोकार्पण भी किया है। इसमें उत्तराखंड समेत 7 राज्यों के 29 पुल और 6 सड़कें भी शामिल हैं। रक्षा मंत्री के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी वहां पर मौजूद थे। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं कि अनुसूचित जाति के हितों की रक्षा के लिए एक समिति गठित की गई है। देखिए, सरकार ने अनुसूचित जाति समुदाय के हितों की रक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। यह समिति मदिगा जैसे अनुसूचित जाति समुदायों के हितों की रक्षा के लिए उठाए जाने वाले प्रशासनिक कदमों को परखने का काम करेगा। इस समिति की पहली बैठक 23 जनवरी को होगी। सूत्रों के अनुसार यह समिति प्रशासनिक कदमों की जाँच करेगी। अनुसूचित जाति के अंतर्गत सबसे वंचित समुदायों द्वारा शिकायत की गई है कि उन्हें लाभों का उचित हिस्सा समान रूप से नहीं मिल रहा है। समिति यह सुनिश्चित करेगी कि सभी लाभार्थियों को इसका लाभ मिले और एक मामले में यह भी बताया गया कि प्रधानमंत्री के निर्देश पर कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में सचिवों की एक समिति गठित की गई है। नेक्स्ट है कि विश्वविद्यालयों को लेकर नियुक्ति में देरी पर यूजीसी को नोटिस जारी किया गया है। देखिए, यूजीसी ने विश्वविद्यालयों को 31 दिसंबर 2023 तक लोकपाल नियुक्त करने का निर्देश दिया था और छात्रों की समस्याओं के निराकरण पर पैनी नजर रखने के लिए ये लोकपाल नियुक्त किए जा रहे थे, लेकिन इसमें तेजी नहीं दिखाई जा रही थी। तो विश्वविद्यालय सहित देश भर के उच्च शिक्षण संस्थानों में फीस, प्रवेश सहित छात्रों से संबंधित शिकायतों से निपटान के लिए लोकपाल नियुक्त करने के साथ ही उससे जुड़ा मजबूत तंत्र विकसित करने में देरी पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 300 से अधिक यूनिवर्सिटी को नोटिस जारी कर दिया है। साथ ही कहा है कि देरी के कारणों को स्पष्ट करें और फिर अगर लोकपाल की नियुक्ति नहीं की गई है तो तुरंत इसकी जानकारी साझा करें और अगर कर भी दी है तो भी जानकारी साझा करें। यूजीसी ने यह पहल अप्रैल 2023 में ही की थी। इसके तहत प्रत्येक विश्वविद्यालय को 31 दिसंबर 2023 तक छात्रों से जुड़ी समस्याओं के लिए लोकपाल को नियुक्त करना था, लेकिन अभी तक इसमें कोई प्रगति देखने को नहीं मिल रही है। लोकपाल, अगर छात्रों से कोई शिकायत मिलती है तो लोकपाल इसको 30 दिनों के अंदर ही निपटान करेंगे। यूजीसी के मुताबिक छात्रों से जुड़ी समस्याओं के निराकरण के लिए नॉर्थ ईस्ट के एक केंद्रीय विश्वविद्यालय सहित करीब 250 राज्य विश्वविद्यालय और 160 से ज़्यादा निजी राज्य विश्वविद्यालयों ने अभी तक अपने यहाँ लोकपाल की नियुक्ति नहीं की है। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। मोदी सरकार के 10 वर्ष पूर्वोत्तर के लिए स्वर्ण युग रहे हैं। तो गृह मंत्री अमित शाह ने बोला कि मोदी सरकार के तहत पिछले जो 10 साल हैं वो पूर्वोत्तर के लिए स्वर्ण युग रहे हैं। इस दौरान बुनियादी ढांचे के विकास और संघर्ष के समाधान पर अभूतपूर्व ध्यान दिया गया है। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर आज नाकेबंदी और अशांति से के इतिहास से हटकर आगे विकास और शांति की राह चुन रहा है। उत्तर पूर्वी परिषद NEC के 71वें पूर्ण अधिवेशन को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बुनियादी ढांचे के निर्माण से न केवल पूर्वोत्तर से दिल्ली और शेष भारत की दूरी कम हुई है बल्कि मन का अंतर भी कम हुआ है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के तहत पिछले 10 साल पूर्वोत्तर के लिए सबसे महत्वपूर्ण दशक रहे हैं, क्योंकि इस दौरान आज़ादी के बाद यहाँ सबसे अधिक विकास हुआ है और जो जातीय संघर्ष होता था, भाषाई जो आप कह सकते हैं अंतर होता था, उसे कम किया गया है। सीमावर्ती और चरमपंथी समूहों के कारण जो होने वाली विभिन्न समस्याएं थी उसको खत्म कर दिया गया है।
नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 22 जनवरी को 19 बच्चों को बाल पुरस्कार से करेंगी सम्मानित। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो 22 जनवरी को विज्ञान भवन में 19 असाधारण बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 जनवरी को इन बच्चों से बातचीत भी करेंगे। इस वर्ष कला संस्कृति के क्षेत्र में 7, बहादुरी में 1, नवाचार में 1, विज्ञान प्रौद्योगिकी में 1, समाज सेवा में 4 और खेल में 5 बच्चों को ये पुरस्कार वितरित किए जाएंगे। भारत सरकार असाधारण उपलब्धि हासिल करने वाले बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित करती है और राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त यह पुरस्कार 5 से 8 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को दिया जाता है। नेक्स्ट न्यूज़ है कि परेड में विशिष्ट अतिथि होंगे पंचायत प्रतिनिधि। देखिए, लोकतंत्र की सबसे जो छोटी इकाई होती है पंचायत, जो पंचायत सबसे छोटी इकाई होती है उसको जोड़ने का एक उद्देश्य है, सरकार की पहल है। ग्राम प्रधान, उनके पति या पत्नी और अधिकारियों सहित 373 लोगों को आने की सहमति दी गई है, अनुमति दी गई है। केंद्र सरकार ने राष्ट्र के गौरव के समारोह में यानी गणतंत्र दिवस परेड में इस बार समूचे राष्ट्र को अलग ढंग से जोड़ने की पहल की है। लोकतंत्र की जो सबसे छोटी इकाई होती है पंचायत, उसको भी अमृतकाल के 75वें गणतंत्र दिवस समारोह में भागीदार बन सकें, इसके लिए देश भर से पंचायत प्रतिनिधियों को उनके पति या पत्नियों सहित आमंत्रित किया गया है। वे इस बार गणतंत्र दिवस समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में अपनी अपनी पंचायत का प्रतिनिधित्व करेंगे। गणतंत्र दिवस पर नई दिल्ली स्थित कर्तव्य पथ पर निकाली जाने वाली गौरवशाली परेड के आयोजन से देश भर को जोड़ने की कुछ अलग प्रयास होंगे, यानी कि पंचायत को भी, पंचायत के जो अध्यक्ष होते हैं उनको भी इस बार बुलाया गया है। और कितने प्रतिनिधि हैं ये यहाँ पर आंकड़े दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है कि शिक्षक बने नन पादरियों को आयकर छूट देने पर विचार करेगा सुप्रीम कोर्ट। देखिए, सुप्रीम कोर्ट सरकारी सहायता प्राप्त मिशनरी जो विद्यालय होते हैं उनमें शिक्षण कार्य करने वाले नन अथवा पादरियों के आयकर छूट के हकदार होने के सवाल पर विचार करने पर सहमत हो गए हैं। जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पार्डीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने शुक्रवार को वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद दत्तार की दलीलों को ध्यान में रखा और इसमें उन्होंने कहा कि केरल, तमिलनाडु के कई धर्म प्रांतों और मंडलियों की याचिकाओं पर तुरंत सुनवाई की आवश्यकता है। गणतंत्र दिवस पर आधी आबादी की पूरी भागीदारी का दिखेगा रंग। देखिए, कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड में आधी आबादी की पूरी भागीदारी का संदेश इस बार समारोह में देखने को नए तेवर और क्लेवर के साथ मिलेगा। इसमें जो पहली बार मिलिट्री बैंड की जगह परेड की शुरुआत 100 महिलाएं कलाकार शंख और नगाड़ा इत्यादि जो भारतीय वाद्य यंत्र होते हैं वो बजाकर करेंगी। तीनों सेनाओं की महिलाएं सैनिकों की एक संयुक्त टुकड़ी और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की संयुक्त टुकड़ी महिला की जो मार्च करते हुए सलामी मार्च पोस्ट की शुरुआत करेंगी। फ्रांसीसी एयरफोर्स के 2 राफेल समेत 3 विमान और फ्रांसीसी सेना का एक दस्ता परेड का हिस्सा बनेगा। गणतंत्र दिवस परेड में आने जाने के लिए दिल्ली मेट्रो की सभी सेवाएं परेड के दौरान मुफ्त रखी जाएंगी। विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका जननी थीम पर आधारित 75वें गणतंत्र दिवस परेड केंद्रित होने के साथ ही इसमें जन भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए आमंत्रण 13,000 विशेष मेहमानों के लिहाज से खास होगी। पेटेंट हासिल करने वालों से लेकर केंद्र की फ्लैगशिप योजनाओं में नजीर बनने वाले मेहमानों को भी इसमें आमंत्रित किया गया है। यानी कि इस बार आम लोगों में जो खास लोग हैं उनको बुलाया गया है, ना कि प्रतिष्ठित लोगों को, जैसे कि नेता लोग हो गए या बड़े बड़े अधिकारी हो गए। इनको कम करके जो जनप्रतिनिधि हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र में अच्छा कार्य किया है और जो उस लायक हैं कि उन्हें राष्ट्र के पटल पर लाया जाए, उन लोगों को आमंत्रित किया गया है। EVM वीपैट को लेकर तेज हुआ जागरूकता अभियान। इससे पहले भी हमने इस न्यूज़ को कई बार डिस्कस किया हुआ है कि जो EVM को लेकर बार बार आपत्तियां जताई जाती हैं या फिर वीवैट को यानी कि वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल को लेकर आपत्तियां जताई जाती हैं, उसको लेकर जो चुनाव आयोग है वो सतर्क है और कई उन्होंने जो क्वेश्चंस हैं 37 से बढ़ाकर 76 कर दिए थे। वेबसाइट को अपडेट किया है, लोगों को जागरूक अभियान यानी कि ऑनलाइन के माध्यम से या फिर जो
यात्रा के दौरान या फिर रैलियों के दौरान बताने की कोशिश की जा रही है। तो जो ईवीएम को लेकर डाउट है उसको क्लियर करने की कोशिश चुनाव आयोग द्वारा की जा रही है। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं कि जयपुर पधारेंगे फ्रांसीसी राष्ट्रपति और मोदी करेंगे स्वागत। देखिए, पिछले साल प्रधानमंत्री मोदी का फ्रांस सरकार ने किया था ऐतिहासिक स्वागत। प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से भव्य स्वागत की तैयारी है। हवा महल घूमेंगे, रोड शो भी होगा। गणतंत्र दिवस पर फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रोन होंगे इस बार राजकीय मेहमान। भारत सरकार की कोशिश है कि फ्रांस ने जुलाई 2023 में बास्तिला दिवस पर बतौर राजकीय मेहमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया था, तो वैसा ही स्वागत राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन का भी किया जाए 26 जनवरी को। वो 2 दिवसीय यात्रा पर 25 जनवरी को यानी कि जयपुर पिंक सिटी उतरेंगे और वहां प्रधानमंत्री मोदी उनका स्वागत करेंगे। दोनों नेता जयपुर के कुछ प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों जैसे हवा महल आदि का दौरा करेंगे। रोड शो भी होगा। जयपुर में ही दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय वार्ता का आयोजन किया जाएगा। फ्रांस को भारतीय कूटनीति में नए रूस के तौर पर देखा जा रहा है। आगामी गणतंत्र दिवस में मेहमान बनने के लिए भारत सरकार ने पहले ही अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को आमंत्रित किया था, लेकिन उन्होंने व्यस्तताओं की बाध्यता जाहिर की थी। तब अंतिम मौके पर फ्रांसीसी राष्ट्रपति के कार्यालय से संपर्क किया गया और उन्होंने इस जो प्रस्ताव है उसको स्वीकार किया, अहमियत दी और आने के लिए तैयार हुए हैं। वैश्विक पटल पर भारत और फ्रांस जिस तरह से एक दूसरे पर भरोसा करते हैं वैसा उदाहरण बहुत ही कम है। इसे हम इस बात से समझ सकते हैं कि पिछले 6 महीनों के दौरान मोदी और मैक्रोन की 5 दौर की बैठकें हो चुकी हैं, मुलाकात हो चुकी है। लेकिन अब ये जो बैठक होने जा रही है 25 जनवरी को, वो 6ठी बैठक है। तो ये संबंध लगातार मजबूत होते जा रहे हैं। भारत और फ्रांस के बीच द्विपक्षीय कारोबार भी $30 अरब से ज़्यादा का हो चुका है। इसका बहुत बड़ा हिस्सा हथियारों की खरीद और पेट्रोलियम उत्पाद से संबंधित है। फ्रांस भारत के लिए एक प्रमुख हथियार आपूर्तिकर्ता देश बन चुका है, जबकि भारत उसे कई तरह के पेट्रोलियम उत्पाद की आपूर्ति करता है। कारोबार संतुलन काफी ज्यादा फ्रांस के पक्ष में है। भारत इसे दूर करने के लिए ज्यादा उत्पादों का निर्यात करना चाहता है, लेकिन इसमें सफलता नहीं मिल पा रही है। जुलाई में प्रधानमंत्री मोदी के दौरे के समय दोनों देशों के बीच 2047 तक का जो द्विपक्षीय रिश्तों का रोड मैप है उसको बनाने के लिए भी हॉरिजन 2047 समझौता किया गया था। नेक्स्ट न्यूज़ है एडिटोरियल पेज से, और एडिटोरियल पेज में पहला आर्टिकल है कि राष्ट्रीय गौरव का पर्याय है राम मंदिर। इस समय आपको एडिटोरियल पेज, किसी भी न्यूज़पेपर का एडिटोरियल पेज आप देखेंगे आपको राम मंदिर जरूर मिलेगा, क्योंकि इस समय ये मुद्दा प्रमुख है देश के लिए। तो आज के आर्टिकल में बताया गया है कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर आकार ले रहा है, लेकिन इस पर विचार होना चाहिए कि आखिर स्वतंत्रता के बाद ऐसा क्यों नहीं हो सका। जो अब हो रहा है वो पहले भी हो सकता था। तो इसी पर ये आर्टिकल लिखा गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री जो अयोध्या मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट में मंदिर का पक्ष भी रखते थे, वकील हैं रविशंकर प्रसाद, वरिष्ठ वकील हैं ये। देखिए, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम का जो भव्य मंदिर आगामी 22 जनवरी को विधि विधान से राम जन्मभूमि पर प्रतिष्ठित हो रहा है, यह देश के लिए गौरव का क्षण है। हर कोई इसे अपनी आस्था से जोड़कर देख रहा है। हम बात करते हैं अब रविशंकर प्रसाद की। ये बताते हैं कि इस आंदोलन में मेरा जुड़ाव एक वकील और कार सेवक दोनों के रूप में रहा है। जब लाल कृष्ण आडवाणी की जो रथ यात्रा है उसको बिहार में लालू प्रसाद यादव ने रोका था, तब मैं आडवाणी जी का वकील था। उनका निर्देश था, यानी कि लाल कृष्ण आडवाणी का निर्देश था कि पटना उच्च न्यायालय अनुमति दे कि मैं वीपी सिंह सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव मत में भाग ले सकूं। ये साल था 1990। उसके बाद उन्होंने यहाँ बताया कि 1949 और 50 से राम मंदिर का केस मूल रूप से यह था कि एक भक्त को दर्शन करने के अधिकार के आग्रह का परिवाद और मुस्लिम पक्ष द्वारा कथित बाबरी मस्जिद में नमाज पढ़ने का वाद। पूरे मामले को सुनने के बाद लाल बाबू ने मुझसे सवाल किया। लाल बाबू इनके वकील थे, वरिष्ठ वकील थे। यंग मैन, अगर मस्जिद का सूट डिसमिस भी हो गया तो हिंदुओं को क्या मिलेगा। बहुत देखिए वरिष्ठ वकील किस तरीके से बात करते हैं और किस तरीके से सुझाव देते हैं, आपको अभी पता चलेगा। तो जो बाबूलाल ने पूछा कि अगर मस्जिद का सूट डिसमिस भी हो गया तो उसमें हिंदुओं को क्या मिलेगा, क्या यही तुम्हारी राम जन्मभूमि की कानूनी प्रक्रिया की रणनीति होगी।
मुझे उस वक्त इस केस के विषय में विस्तार से नहीं पता था। मैंने उनकी ओर संकेत किया और कहा कि आप ही उत्तर दें। तब लाल बाबू ने सार्थक कानूनी सुझाव दिया। उन्होंने बोला कि रामलला विराजमान एक कानूनी व्यक्तित्व भी हैं, उनकी ओर से सूट फाइल की जाए, यानी कि राम भगवान खुद सूट फाइल करें और पूरा क्षेत्र बोलें कि पूरा क्षेत्र मेरा है और मैं इसका स्वामी हूं। टाइटल की घोषणा की जाए ताकि मेरे भक्त निर्बाध रूप से मेरा दर्शन कर सकें। यह वाद 1989 में फाइल हुआ और पूरे 20 वर्ष बाद मुझे इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने पैरवी करने का सौभाग्य दिया। विवादित ढांचा ढाने के बाद अदालत ने कहा जहां रामलला विराजमान है उसके 50 फीट छोड़कर खुदाई की जाए। तब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI द्वारा खुदाई में रामलला विराजमान के नीचे के 8वीं शताब्दी के अवशेष मिले, जिसे तोड़कर ही मस्जिद बनाई गई थी। यह भी अब तथ्य क्लियर हो गया। तब भी इतिहासकार हंगामा करते रहे कि कोई साक्ष्य नहीं मिला है, ये सब बनाई गई बातें हैं, जबकि हजारों लिखित सबूत मिले जिसमें ईसाई पादरी की टिप्पणी और विदेशी यात्रियों का वृत्तांत भी है। इसके वृत्तांत के महत्व को बता रहे थे। तब केंद्र की मनमोहन सिंह सरकार व यूपी की मायावती सरकार ने हर बाधा डालने की कोशिश की। यह भी कहलवाया गया कि ASI की रिपोर्ट झूठी है और कोई अवशेष नहीं मिले हैं। तब कई बार तनाव की स्थिति के बावजूद भी एक अलौकिक अनुभव सदैव रहा और आज वो मंदिर बन रहा है। उन्होंने आगे बताया कि उच्चतम न्यायालय ने में अपील के लगभग 11 साल बाद जब सुनवाई हुई और निर्णय आया, इस दौरान प्रभु श्री राम टेंट में थे, सोचिए, और फटे हुए टेंट की मरम्मत के लिए भी उच्च न्यायालय से अनुमति लेनी पड़ती थी। तो इसका आवेदन रिसीवर ही दे सकता था, जो मुस्लिम पक्ष के विरोध के चलते ऐसा करने में असमर्थता प्रकट करता था। एक बार कानून मंत्री के रूप में मुख्य न्यायाधीश से रविशंकर की बात हुई। उन्होंने बोला कि मेरा प्रश्न है कि 11 साल से राम जन्मभूमि केस की सुनवाई क्यों नहीं हो रही है, जबकि मामला 70 सालों से चल रहा है। उच्च न्यायालय में सुनवाई के समय भी विरोध पक्ष के बड़े वकीलों ने सुनवाई रोकने की लगातार कोशिश की। अंततः शीर्ष अदालत का सर्वसम्मत फैसला आया, जिसमें 3 बिंदु थे। देखिए, यहां पर हम 3 बिंदुओं के बारे में बताएंगे आपको। 3 बिंदु थे। एक, मुस्लिम पक्ष ऐसा कोई सबूत पेश नहीं कर सका कि कथित बाबरी मस्जिद उनका एकमात्र कब्जा था। दूसरा था, इसके पर्याप्त प्रमाण हैं कि मस्जिद बनने के बाद भी हिंदुओं का विश्वास नहीं डगमगाया कि यहां प्रभु श्री राम का जन्म स्थान है और वे नियमित वहां जाकर प्रणाम करते रहे। तीसरा जो है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के उत्खनन से स्पष्ट हो गया कि प्राचीन मंदिर की नींव के ऊपर ही कथित बाबरी मस्जिद बनाई गई थी। तो इसका संतोष है कि राम भक्त कह रहे थे, वही मानवीय उच्च न्यायालय ने साक्ष्यों के आधार पर स्थापित किया। स्पष्ट है कि संविधान एक विधि विधान की मर्यादाओं के अनुरूप रामलला के अधिकार की घोषणा हुई और उच्च न्यायालय के निर्देश पर राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और अब ये आस्था का प्रतीक बन चुका है। जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है, भारतीय संविधान की चेतना भी श्री राम है। देखिए, संविधान अपने नागरिकों से जो अपेक्षा करता है वही सब कुछ राम राज्य में लोगों के आचरण में शामिल है। अब इस आर्टिकल को लिखा है तीर्थकर महावीर कॉलेज ऑफ लॉ एंड लीगल स्टडीज के डीन प्रोफेसर हरबंश दीक्षित ने। उन्होंने भी यहाँ कोट किया है कि जो आज अनुच्छेद 14 है, जो नागरिकों को सभी भेदभाव से मुक्त होकर रहने की आज़ादी देता है, तो राम राज्य में भी ऐसा ही था, जहाँ हर कोई समान अवसर के साथ रह सके, कोई भेदभाव ना हो, लूटपाट ना हो, एक स्वस्थ वातावरण बने। तो वही श्री राम का राम राज्य है और वही भारतीय संविधान की आत्मा भी है। हालांकि और इस आर्टिकल में ऐसा कुछ नहीं है जिसे हम डिस्कस करें। तो चलिए अब आते हैं हम बिजनेस पेज पर। बिजनेस पेज में पहली न्यूज है, ईवी को प्रोत्साहन के लिए सरकार लाएगी नई नीति। देखिए, सभी कंपनियों को मिलेगा समान अवसर, टेस्ला जैसी बड़ी कंपनियों को नहीं दी जाएगी अलग से छूट। देखिए, सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए अलग से मैन्युफैक्चरिंग नीति लाने जा रही है। यह नीति इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रोत्साहन के लिए पहले से चल रही, ये देखिए लिखा गया है, पहले से चल रही
फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यानी कि फेम और प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी पीएलआई स्कीम से अलग होगी। पीएलआई स्कीम को लेकर हमने अलग से वीडियो भी बनाया है जो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक 2024 में। आगे इसमें बताया गया है कि सरकार नई नीति लाकर इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग की सबसे बड़ी अमेरिकी कंपनी टेस्ला और वियतनाम की ईवी कंपनी विनफास्ट को भारत में निवेश के लिए बुलाना चाहती है। इस दिशा में भारी उद्योग मंत्रालय और उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग मिलकर नीति तैयार कर रहे हैं। ईवी प्रोत्साहन के लिए पहले से चली आ रही नीति के समर्थन से वर्ष 2023 में इलेक्ट्रिक वाहनों की कुल बिक्री में 2022 के मुकाबले 50% की बढ़ोतरी हुई थी। हालांकि टेस्ला ये बोल रहा है कि हम आने के लिए तैयार हैं भारत में, लेकिन हमें छूट दी जाए और हम शुरुआती तौर पर कुछ जो वाहन बने हैं हमारे उनको ही बेचेंगे, तो आयकर जो छूट आयात पर शुल्क में छूट दी जाए। लेकिन सरकार ये कह रही है कि अगर हम आयात शुल्क में छूट देंगे और आप सस्ती कीमतों पर यहाँ बेचेंगे तो जो हमारा घरेलू ईवी सेक्टर है वो प्रभावित हो जाएगा और इसमें फिर हमारी इनकम क्या होगी, ये सब बातें अभी इसमें सामने आ रही हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है कि चालू रबी सीजन में गेहूं बोआई का रकबा 340 हेक्टेयर। देखिए फसल वर्ष 2023-24 में जुलाई से चालू जो रबी सीजन है गेहूं की बुआई का रकबा 340 लाख हेक्टेयर को पार कर गया है। हालांकि दालों का रकबा अभी के मामले में पीछे हैं हम। अक्टूबर में शुरू हुई रबी यानी सर्दियों की मुख्य फसल गेहूं की बुआई पूरी हो चुकी है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब में सबसे अधिक क्षेत्र में गेहूं बोया गया है। कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने इस वर्ष देश में गेहूं का उत्पादन अच्छा रहने की उम्मीद जताई है। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। रिलायंस का शुद्ध लाभ 9% बढ़कर 17,265 करोड़ रुपए रहा है। तेल से लेकर दूरसंचार तक कारोबार करने वाली दिग्गज कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री को चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही यानी अक्टूबर दिसंबर 2023 के दौरान 17,265 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ हुआ है। पिछले वर्ष की समान अवधि के मुकाबले 15,792 करोड़ रुपए के मुकाबले 9.3% की इसमें वृद्धि रही है। नेक्स्ट न्यूज़ है कि भारत को 2042 तक 2500 नए विमानों की जरूरत होगी। हवाई यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए भारत को 2042 तक 2500 नए विमानों की आवश्यकता होगी। बोइंग के कमर्शियल मार्केटिंग के वाइस प्रेसिडेंट डेरेन हस्टल ने कहा है कि बढ़ती यात्री और कार्गो मांग को पूरा करने के लिए दक्षिण एशिया की विमान कंपनियों को अगले 2 दशक में अपने बेड़े में 4 गुना वृद्धि करनी होगी और ऐसे में उन्हें 2,705 से नए अधिक विमानों की जरूरत होगी। बोइंग के अनुसार भारत एशिया में एकमात्र बड़ी अर्थव्यवस्था है जो मांग के मामले में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय मामलों में महामारी पूर्व के स्तर पर पहुंच गई है। हस्टल ने कहा कि उम्मीद है कि भारत का मालवाहक बेड़ा अगले 20 वर्षों में 80 विमानों तक पहुंच जाएगा, जबकि अभी मात्र 15 मालवाहक विमान मौजूद हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं जो है इंटरनेशनल पेज से। ईरान के साथ विवाद नहीं बढ़ाना चाहता है पाकिस्तान। जाहिर सी बात है, पाकिस्तान अगर ईरान से विवाद बढ़ाएगा तो पाकिस्तान को ही इसमें नुकसान होगा, तो इस न्यूज़ को स्किप करेंगे। युद्ध वाली सारी न्यूज़ को हम अभी स्किप करेंगे क्योंकि युद्ध लगातार चलता आ रहा है। जयशंकर ने बोलीविया, अजरबैजान और वेनेजुएला के विदेश मंत्रियों संघ की बैठक। देखिए, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शुक्रवार को बोलीविया, अजरबैजान और वेनेजुएला के समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठक की है। इस दौरान द्विपक्षीय सहित स्थानीय और वैश्विक मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की गई है। जयशंकर शुक्रवार से शुरू हुए गुटनिरपेक्ष आंदोलन नाम के 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे और युगांडा की राजधानी कंपाला में होंगे। यहां से वह 3 दिवसीय यात्रा के लिए नाइजीरिया रवाना हो जाएंगे। जयशंकर ने एक्स पर पोस्ट करके बोला कि बोलीविया की विदेश जो मंत्री हैं सेलिंडा सोसा से मिलकर खुशी हुई। विकास सहयोग, पारंपरिक चिकित्सा और जीवन शैली पर चर्चा हुई है। अन्य पोस्ट में उन्होंने कहा कि अजरबैजान के विदेश मंत्री जेहुन वायरावोमोव से द्विपक्षीय संबंधों और क्षेत्रीय मामलों पर विचारों का आदान प्रदान किया गया है। गाजा के अस्पताल में इजराइल ने की ड्रोन से फायरिंग। इस न्यूज़ को स्किप करेंगे। चांद पर पहुंचने वाला 5वां देश बना जापान। सॉफ्ट लैंडिंग के लिए इसने पिन पॉइंट लैंडिंग तकनीक का किया उपयोग।
देखिए, जापान चांद पर पहुंचने वाला 5वां देश बन गया है। जापान की अंतरिक्ष एजेंसी जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी यानी जाक्सा ने शनिवार को कहा कि उसका मानव रहित अंतरिक्ष यान चंद्रमा पर पहुंच चुका है। चंद्रमा के अध्ययन के लिए भेजे गए स्मार्ट लैंडर या SLIM टोक्यो के समय अनुसार देर रात 12:20 पर चंद्रमा पर की सतह पर यह उतरा है। जापान से पहले इसे अमेरिका, रूस, चीन और भारत चंद्रमा की सतह पर अपने लैंडर उतार चुके हैं। चंद्रयान 3 मिशन के तहत भारत ने विक्रम लैंडर ने पिछले वर्ष 23 अगस्त को चांद के दक्षिण ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग की थी। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत दुनिया का पहला देश है। चलिए, सीमा मुद्दे की समाधान प्रक्रिया से संबंधों में नहीं आनी चाहिए रुकावट। चीन, देखिए, चीन ने शुक्रवार को कहा कि सीमा मुद्दे की समाधान प्रक्रिया से कारोबारी संबंध समेत भारत के साथ संबंध सामान्य विकास प्रभावित नहीं होना चाहिए। चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि चीन का हमेशा से मानना है कि भारत चीन सीमा का प्रश्न ऐतिहासिक मुद्दा है और इसे हमें द्विपक्षीय संबंधों से उचित स्थान देने के साथ ही उचित तरीके से सुलझाया जाना चाहिए। माओ निंग विश्व आर्थिक मंच में एक भारतीय अधिकारी की उस टिप्पणी पर प्रतिक्रिया व्यक्त कर रही थी। सीमा पर संबंधों में स्थायित्व आने के बाद चीन के लिए भारत में निवेश के नियम बदल सकते हैं। भारत चीन संबंधों पर चीन के रुख को दोहराते हुए माओ निंग ने कहा कि भारत चीन सीमा पर स्थिति कुल मिलाकर स्थिर है। तो ये आज का यानी 20 जनवरी 2024 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।